हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने स्टार्टिंग में स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझाने के लिए 3 इक्वेशन लिखाई थी। उसमें पहला शायद रेजिस्टेंस बोला था, उसका दूसरा था कंडक्टेंस और थर्ड इक्वेशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था रेजिस्टिविटी का, जहां शायद हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख दिया था। उसको हमने आपको बता भी दिया था, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर तो गलती से भी कोई चीज़ लिख दी, लेकिन सोचते आप लोग ये हैं कि सर ने लिखा है, हो सकता है ये कुछ होता हो, तो ऐसा नहीं है। वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कल हमने मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया था और बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of electrolyte in definite volume of the solution। उसी से रिलेटेड है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसमें क्या किया था हमने, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर डेफिनेट वॉल्यूम में डिसॉल्व करके जो आयन प्रोड्यूस हुई थी उनकी कंडक्टिविटी को देखा था। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम देखने जा रहे हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डेफिनेट वॉल्यूम में डिसॉल्व करने पर जो आयन प्रोड्यूस होंगी उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी। 2 बीकर ले लिए, एक में हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब किसी भी सब्सटेंस के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट मास के इक्वल मास डिसॉल्व कर दिया, तो वो हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। दूसरे बीकर में हमने क्या किया, 1 मोल मतलब उसके मोलर मास के इक्वल मास डिसॉल्व कर दिया। बहुत से इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिनका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है, तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि आयंस भी बराबर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इक्वल होते हैं, तो उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग होंगी। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in definite volume of the solution। इसको डिनोट कैसे करते हैं? It is denoted by lambda eq। इसको lambda eq से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। सपोज करिए इफ 1 gram equivalent is dissolved in V centimeter cube of solution। अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका डिसॉल्व किया गया है, तो लैम्डा इक्यू इक्वल हो जाएगी कप्पा इंटू वी। वी क्यू का मतलब वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है। हियर वी क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 gram equivalent of an इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका इक्वेशन बना जिसमें हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आपका जो V EQ है वो है सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है। सपोज करिए C ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है। इफ C gram equivalent are dissolved in 1000 centimeter cube of solution। वॉल्यूम डेफिनेट कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सब्सटेंस का मास कितना डिसॉल्व किया है, C ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इक्यू इक्वल हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन
CEQ। अब अगर C ग्राम इक्विवेलेंट 1000 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और लैम्डा EQ इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये कंसंट्रेशन जो है C कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन किसके रूप में देखें, नॉर्मेलिटी के रूप में देखेंगे अगर वो ग्राम इक्विवेलेंट है। अगर मोल्स हैं तो किसके फॉर्म में देखते हैं, मोलरिटी के फॉर्म में। तो ये आपका इक्वेशन आपका 1 आ गया, ये इक्वेशन आ गया 2। इन इक्वेशंस का हम बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे आगे चल के। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे जिनमें हम इनका यूज करते हैं। अब आती है यूनिट ऑफ लैम्डा EQ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, जैसा कि आपने पढ़ा है कि लैम्डा EQ इक्वल क्या है, कप्पा इंटू VQ। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल हो जाएगी यूनिट ऑफ कप्पा क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गई, इंटू ये आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट्स। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम को हम ओम इनवर्स को साइमन भी लिखते हैं, तो यूनिट ये भी हो सकती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम को हम ओमेगा भी लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया, उसी की तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इनके बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको काफी कुछ पूछे जाते हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी अभी आपने दोनों डेरिवेशंस को देखा, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी इक्वल क्या आया था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल क्या आया था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। देखिए, नॉर्मेलिटी को एन से, मोलरिटी को एन से डिनोट करते हैं। तो सिंस लैम्डा एम इक्वल आपने पढ़ा है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, जिसको हम एम कहते हैं, इक्वेशन 1 हो गया। एंड लैम्डा इक्यू इक्वल आपने क्या पढ़ा है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, नॉर्मेलिटी होती है। ये दो इक्वेशन अभी आपने पीछे देखे। अब क्या करें, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, व्हाट विल यू गेट,
you get lambda m upon lambda eq equal kappa into 1000 upon m upon kappa into 1000 upon n. Here you see kappa will cancel with kappa, 1000 1000, so you get n upon m. n क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है। n क्या होती है? मोलैरिटी होती है। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, एंड मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी की जगह हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिख सकते हैं, मोलैरिटी की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर लैम्डा m अपॉन लैम्डा eq इक्वल क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन number of moles of electrolyte, number of gram equivalent of electrolyte upon number of moles of electrolyte. वॉल्यूम दोनों में आ रहा है, इसलिए वॉल्यूम को नहीं लिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन मोलर मास। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा eq इक्वल आ जाएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ गया इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में। अगर इनको रिलेट करना चाहेंगे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा m इक्वल मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू लैम्डा eq। तो इस तरह से अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आप इस फार्मूले का यूज करते हुए आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब यहां पर हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है और ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। तो आप इसको जल्दी से पहले नोट करिए, इसके बाद हम थोड़ा सा इक्विवेलेंट मास निकालना और आपको बताते हैं। देखिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट मास की तरफ। थोड़ा सा इसको आप और समझ लीजिए कि हाउ विल यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस
अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम इसकी बात करना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। मोलर मास आप निकालना जानते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, उनके एटॉमिक मासेस का सम निकाल लें, ठीक है ना। जैसे हमने मोलर मास H2SO4 का निकालना है, मोलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 हो गया, प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो गया 98। ये क्या निकल आया, मोलर मास। अब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसके कुछ फार्मूले हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल क्या है, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी एसिड की होती है कितने एचाइन उससे रिलीज हो सकते हैं रिएक्शन में। तो कोई भी एसिड इजीली कितने एचाइन रिलीज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। HCl की बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। एसिटिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो हाउ मच एचाइन कैन बी रिलीज्ड बाय 1 molecule of that acid is called basicity of that acid। ऐसे ही इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी बेस की क्या होती है, नंबर ऑफ OH रिलीज बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। जैसे NaOH की बेसिसिटी है 1, BaOH होल ट्वाइस की बेसिसिटी है कितनी, 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्वल क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑन कैटाइन। किसी भी सॉल्ट का अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका जो मोलर मास है उसको डिवाइड कर दीजिए कैटाइन के चार्ज से, देन यू गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, 27। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वैलेंसी इसकी होती है 3, तो 27 अपॉन 3 तो कितना निकल आएगा, 9। तो इस तरह से हम एलिमेंट का, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन दैट रेडॉक्स इक्वेशन। किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसमें जो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास को, तो निकल आता है उसका इक्विवेलेंट मास। तो ये तो आपके फार्मूले आप याद रखेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें जैसे H2SO4 का मोलर मास निकाल लिया था, इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा,
98/2. Why? Because the basicity of acid H2SO4 is 2. ये आयनाइज होकर 2 H देता है और सल्फेट आयन देता है, तो इसकी H प्रोड्यूस कितने हुए 2, तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई 2. तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 49. तो इस तरह से जब भी नॉर्मेलिटी की बात आती है तो हमें उसमें इक्विवेलेंट मास निकालना होता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में आता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के ये सिंपल फार्मूले हैं, इनको आप बाय हार्ट कर लीजिए, और जिससे आपको कभी भी नॉर्मेलिटी या इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. आपका जनरली इक्विवेलेंट मास का यूज इसी चैप्टर में होता है जिसमें हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होती है. जनरली ऐसा भी होता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी होती है और आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होती है, तो आपको अभी फार्मूला बताया था उससे निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही निकालनी पड़ जाए तो क्या होगा, तो आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं. तो इस तरह से ये आपके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका कंप्लीट हुआ. अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करना है. तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है वो इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर होगा. थैंक यू.